हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 110 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1757 to 1857 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 1, डिस्कस ब्रीफली द सब्सिडरी अलायंस। टू व्हाट एक्सटेंट सब्सिडरी अलायंस हेल्प्ड इन द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश हेगेमनी इन इंडिया। इस क्वेश्चन में हमें सब्सिडरी अलायंस क्या था और कैसे ब्रिटिश रूल को बढ़ावा मिला, ये बताना है। क्वेश्चन 2, डिस्कस द ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। इसमें हमें बताना है कि ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने भारत को किस तरह से समझा और दिखाया। क्वेश्चन 3, एग्जामिन द आइडियाज एंड एलिमेंट्स दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। इसमें हमें ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के पीछे कौन से विचार और तत्व थे, यह एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन 4, write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Development of English education in colonial India. B. Thomas Munro. C. Mir Qasim and the British. D. Third Carnatic War. इस क्वेश्चन में हमें ऊपर दिए गए टॉपिक्स में से किसी भी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। क्वेश्चन 5, राइट अ नोट ऑन रायतवारी सिस्टम। इसमें हमें रायतवारी सिस्टम क्या था और कैसे काम करता था, वो लिखना है। Question 6. Critically examine the impact of the commercialization of agriculture on Indian economy. इसमें हमें बताना है कि जब खेती व्यापारिक बनी तो उसका भारतीय इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा। Question 7. Examine the background of the tribal and peasant movements which took place before 1857. इसमें हमें 1857 से पहले के ट्राइबल और पेजेंट मूवमेंट्स के कारण और उनकी प्रकृति बतानी है। Question 8. Write short notes on any 2 of the following in about 200 words each. A. Causes of revolt of 1857. B. The industrialization. C. Social discrimination in Western India. D. Famines in colonial India. इस क्वेश्चन में हमें 2 टॉपिक्स पर शॉर्ट और क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Question 1. Discuss briefly the subsidiary alliance. To what extent subsidiary alliance helped in the expansion of British hegemony in India? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें सब्सिडरी अलायंस का मतलब समझाना है और ये बताना है कि ब्रिटिश ने इस सिस्टम का यूज कैसे किया अपनी पावर को इंडिया में बढ़ाने के लिए। आपको फीचर्स, इम्प्लीमेंटेशन और इम्पैक्ट बताना होगा। आंसर। इंट्रोडक्शन। सब्सिडरी अलायंस एक डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी जो लॉर्ड वेल्सली ने 18th सेंचुरी के एंड में इंट्रोड्यूस की थी। इसका मेन पर्पस था इंडियन स्टेट्स पर बिना डायरेक्ट वॉर के अपना कंट्रोल बनाना। इसमें इंडियन राजाओं को ब्रिटिश आर्मी रखने के लिए मजबूर किया जाता था और उनकी फॉरेन पॉलिसी भी ब्रिटिश कंट्रोल में होती थी। मेन बॉडी। ए. सब्सिडरी अलायंस का मतलब और फीचर्स। ये एक ट्रीटी होती थी ब्रिटिश कंपनी और इंडियन राजा के बीच। मेन फीचर्स। राजा को ब्रिटिश आर्मी को अपने राज्य में रखना पड़ता था और उसका खर्चा उठाना पड़ता था। राजा किसी भी दूसरे पावर के साथ अलायंस नहीं कर सकता था बिना ब्रिटिश की परमिशन के। एक ब्रिटिश रेजिडेंट कोर्ट में हमेशा रहता था। बदले में ब्रिटिश उन्हें प्रोटेक्शन देते थे। बी. लॉर्ड वेल्सली के टाइम में इसका विकास। लॉर्ड वेल्सली ने 1798 के अराउंड इस पॉलिसी को लॉन्च किया। पहली बार हैदराबाद के निजाम ने इससे साइन किया। बाद में अवध, मैसूर और मराठा स्टेट्स भी जुड़ गए। वेल्सली का मानना था कि डिप्लोमेसी के जरिए मिलिट्री कंट्रोल बनाना ज्यादा इफेक्टिव है। सी. इंडियन स्टेट्स पर असर। राजाओं की सॉवरेंटी खत्म हो गई, वो ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। एक्सटर्नल पॉलिसी उनके कंट्रोल में नहीं रही। ब्रिटिश आर्मी का खर्चा देना उनके लिए फाइनेंशियल बर्डन बन गया। धीरे धीरे ब्रिटिश ने उनके इंटरनल मैटर्स में भी दखल देना शुरू किया। डी. ब्रिटिश हेगेमनी में रोल। बिना लड़ाई के ब्रिटिश ने कई टेरिटरीज पर इनडायरेक्ट रूल एस्टैब्लिश कर लिया। इंडियन स्टेट्स को एक दूसरे से अलग अलग कर दिया गया। ब्रिटिश का कंट्रोल पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। इस सिस्टम ने इंडियन पॉलिटिकल यूनिटी को कमजोर किया। कंक्लूजन।
सब्सिडरी अलायंस एक शातिर स्ट्रैटेजी थी जिसके जरिए ब्रिटिश ने इंडियन स्टेट्स को अपने कंट्रोल में लिया, बिना सीधी लड़ाई के। इस सिस्टम ने उनको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस मिलने में मदद की। यह ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 2, डिस्कस द ओरिएंटलिस्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स ने इंडिया को किस तरह से समझा और दिखाया। यह स्कॉलर्स ब्रिटिश रूल के शुरुआती दौरों में इंडिया की हिस्ट्री, लैंग्वेज और कल्चर पर काम करते थे। हमें यह भी बताना है कि उनके आइडियाज ने ब्रिटिश पॉलिसीज और इंडियन आइडेंटिटी को कैसे अफेक्ट किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। ओरिएंटलिज्म एक ऐसी अप्रोच थी जिसमें वेस्टर्न स्कॉलर्स ने ईस्टर्न सोसाइटीज, खासकर इंडिया के कल्चर और नॉलेज को समझने की कोशिश की। इनका मानना था कि इंडिया एक प्राचीन और समृद्ध सभ्यता थी। विलियम जोन्स जैसे स्कॉलर्स और एशियाटिक सोसाइटी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने संस्कृत और क्लासिकल टेक्स्ट के माध्यम से इंडिया की एक एंशंट इमेज बनाई जो ब्रिटिश पॉलिसीज को जस्टिफाई करती थी। मेन बॉडी। 1. इंपॉर्टेंट ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स और इंस्टीट्यूशंस। विलियम जोन्स ओरिएंटलिस्ट मूवमेंट के लीडिंग स्कॉलर थे। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में बनाई और मनुस्मृति, शकुंतला और महाभारत जैसे ग्रंथों का अनुवाद किया। कोलीब्रुके और जेम्स प्रिंसेप जैसे स्कॉलर्स ने लैंग्वेज और आर्कियोलॉजी में काफी काम किया। इनका मानना था कि इंडिया का इतिहास और ज्ञान एंशिएंट टेक्स्ट्स में छुपा हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी एक रिसर्च सेंटर बन गया जहां इन टेक्स्ट्स का स्टडी और ट्रांसलेशन होता था। 2. ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्शन की खासियत। ओरिएंटलिस्ट्स कहते थे कि इंडिया स्पिरिचुअल और मेटाफिजिकल तो है, पर सोशल और साइंटिफिक प्रोग्रेस में पीछे है। इनका ध्यान मोस्टली संस्कृत और हिंदू ट्रेडिशंस पर था, जो फोक और मुस्लिम कॉन्ट्रीब्यूशंस को इग्नोर करता था। उनका मानना था कि इंडिया को उनके अपने कानून से गवर्न करना चाहिए, जैसे धर्मशास्त्र और शरीयत। इसी वजह से एजुकेशन में एंग्लिसिस्ट वीएस ओरिएंटलिस्ट डिबेट हुई, जहां ओरिएंटलिस्ट्स ने क्लासिकल इंडियन नॉलेज को सपोर्ट किया। 3. ब्रिटिश पॉलिसीज और इंडियन आइडेंटिटी पर असर। ओरिएंटलिस्ट आइडियाज ने वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पर एजुकेशन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया। संस्कृत और पर्शियन पढ़ाई को प्रमोट किया गया। हिंदू और मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करने में भी ओरिएंटलिस्ट ट्रांसलेशंस का यूज हुआ। इंडिया को एक प्राचीन और स्टैग्नेंट सोसाइटी दिखाकर ब्रिटिश रूल को एक रिफॉर्म मिशन के रूप में जस्टिफाई किया गया। इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे राजा राम मोहन रॉय ने भी क्लासिकल टेक्स्ट्स का यूज करके सामाजिक सुधार की बात की। 4. आलोचना और बदलाव। बाद में एंग्लिसिस्ट थिंकर्स जैसे मैकॉले ने ओरिएंटलिज्म को आउटडेटेड बोला और इंग्लिश एजुकेशन का सपोर्ट किया। एडवर्ड सैड जैसे मॉडर्न स्कॉलर्स ने ओरिएंटलिज्म को एक कॉलोनियल टूल कहा, जो इंडिया की डायनामिक सोसाइटी को एक फिक्स और पुरानी इमेज में बंद देता था। इस अप्रोच ने इंडिया के अंदर के बदलाव और डाइवर्सिटी को इग्नोर किया। कंक्लूजन। ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्शन ने इंडिया के ग्लोरियस पास्ट को हाईलाइट किया, पर साथ ही एक बायस्ड और लिमिटेड इमेज भी क्रिएट की। ब्रिटिश पॉलिसीज और इंडियन एलीट के विचार इन्हीं व्यूज से इन्फ्लुएंस्ड थे। आज ओरिएंटलिज्म को समझना जरूरी है क्योंकि ये बताता है कि कॉलोनियल सोच का नॉलेज पर क्या असर था। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 3. Examine the ideas and elements that went into the making of the British administrative policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी बनाते वक्त कौन से विचार, सोच और सिस्टम्स का यूज किया। इसमें उनकी सोच, उनके रेवेन्यू और एजुकेशन सिस्टम जैसे प्रैक्टिकल स्टेप्स सब कुछ कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। ब्रिटिश रूल के दौरान उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी काफी सोची समझी थी, जिसमें उनकी पॉलिटिकल सोच, इकोनॉमिक फायदे और प्रैक्टिकल जरूरतें शामिल थी। यूटिलिटेरियनिज्म, ओरिएंटलिज्म और इवेंजेलिकल आइडियाज ने इस पॉलिसी को शेप दिया। इस पॉलिसी के जरिए ब्रिटिश ने अपनी पावर को मजबूत किया और अपने इकोनॉमिक गोल्स भी पूरे किए। मेन बॉडी। 1. ब्रिटिश रूल के पीछे की सोच। यूटिलिटेरियनिज्म। जेरेमी बेंथम जैसे थिंकर्स का मानना था कि सरकार का काम मैक्सिमम लोगों के लिए मैक्सिमम भला करना है। जेम्स मिल ने इसी आइडिया को लेकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में रिफॉर्म्स किया। ओरिएंटलिज्म वर्सेस एंग्लिसिज्म।
विलियम जॉन्स जैसे लोगों ने इंडियन ट्रेडिशंस और लैंग्वेज को रिस्पेक्ट किया, ओरिएंटलिज्म। लेकिन बाद में मैकॉले जैसे लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन और वेस्टर्न सिस्टम्स को प्रमोट किया, एंग्लिसिज्म। इवेंजेलिकल इन्फ्लुएंस। इवेंजेलिकल्स ब्रिटिश रूल को एक मोरल मिशन मानते थे, जिसमें क्रिश्चियनिटी, एजुकेशन और रिफॉर्म्स जैसे सती का एबोलिशन शामिल थे। 2. एडमिनिस्ट्रेटिव और लीगल सिस्टम। सिविल सर्विसेज। इंडियन सिविल सर्विस (ICS) एक पावरफुल स्ट्रक्चर था जिसके थ्रू ब्रिटिश पूरे देश को कंट्रोल करते थे। ये सर्विस मोस्टली ब्रिटिश ऑफिसर्स के हाथ में थी। लॉ और कानून। ब्रिटिश ने कोडिफाइड लॉज जैसे इंडियन पीनल कोड 1860 बनाए, जो लोकल कस्टम से अलग थे। इससे एक कॉमन लीगल सिस्टम बना, लेकिन कई बार ये इंडियन कॉन्टेक्स्ट से डिस्कनेक्टेड था। पुलिस और जुडिशरी। ब्रिटिश ने एक प्रॉपर पुलिस सिस्टम और कोर्ट्स बनाए जिससे उनका कानून इंप्लीमेंट हो सके। मजिस्ट्रेट और जजेस मोस्टली ब्रिटिश हाई होते थे। 3. रेवेन्यू और इकोनॉमी पॉलिसीज। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। परमानेंट सेटलमेंट, बंगाल, रायतवारी, मद्रास और महलवारी, नॉर्थ वेस्ट जैसे सिस्टम्स लगाए गए। इनका मेन गोल था रेवेन्यू कलेक्ट करना, लेकिन इससे किसानों की हालत खराब हुई। बिजनेस और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। ब्रिटिश पॉलिसीज का फोकस रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट और ब्रिटिश गुड्स के लिए मार्केट बनाना था। इसलिए रेलवेज और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स बनाए गए। द इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश गुड्स की वजह से इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रीज तबाह हो गए। एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ एग्रीकल्चर और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट को प्रमोट किया। 4. एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स। एजुकेशन पॉलिसी। 1813 का चार्टर एक्ट और 1835 का मैकॉले मिनट ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया। स्कूल और कॉलेजेस बनाए गए जिससे एक इंग्लिश एजुकेटेड क्लास तैयार हो जो ब्रिटिश को सपोर्ट करे। सोशल रिफॉर्म्स। सती बन 1829, विडो रीमैरिज प्रमोशन जैसे स्टेप्स लिए गए। कुछ रिफॉर्म्स जेन्युइन द, लेकिन काफी रिफॉर्म्स ब्रिटिश सुपीरियरिटी दिखाने के लिए किए गए। कंक्लूजन। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी एक तरफ मॉडर्न इंस्टीट्यूशंस और लॉ लेकर आए, लेकिन दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन और इनइक्वालिटी भी बढ़ा। यह पॉलिसीज उनकी पावर बनाए रखने का इंपॉर्टेंट टूल थी। समझना जरूरी है कि ब्रिटिश ने सिर्फ मिलिट्री से नहीं, बल्कि स्मार्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इंडिया को कंट्रोल किया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 4. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Development of English education in colonial India. B. Thomas Munro. C. Mir Qasim and the British. D. Third Carnatic War. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर एक नोट में हमें बेसिक बैकग्राउंड, की डेवलपमेंट्स और उनका कॉलोनियल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉलोनियल इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स और पर्सनालिटीज को समझने के लिए शॉर्ट नोट्स लिखना हेल्पफुल होता है। इस आंसर में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एजुकेशन का विकास, थॉमस मनरो का योगदान, मीर कासिम का ब्रिटिश से टकराव और थर्ड कार्नाटिक वॉर। ये सभी टॉपिक्स ब्रिटिश रूल के एक्सपेंशन और पॉलिसीज को समझने में मदद करते हैं। ए. डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। मेन बॉडी। ब्रिटिश ने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट किया मैकॉले की मिनट 1835 के बाद, जिसमें इंग्लिश मीडियम से वेस्टर्न एजुकेशन की बात की गई थी। चार्टर एक्ट 1813 से ब्रिटिश सरकार ने एजुकेशन को ऑफिशियली सपोर्ट किया। हिंदू कॉलेज, कैलकाटा और एल्फिंस्टोन कॉलेज, बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूशंस बने। मकसद था एक ऐसे एजुकेटेड इंडियन क्लास क्रिएट करना जो ब्रिटिश को एडमिनिस्ट्रेशन में मदद करे। इस एजुकेशन ने एक नए मिडिल क्लास को जन्म दिया जो आगे चल के ब्रिटिश राज के खिलाफ आवाज उठाने लगा। कंक्लूजन। इंग्लिश एजुकेशन एक तरफ ब्रिटिश का कंट्रोल स्ट्रॉन्ग करने का जरिया था, दूसरी तरफ ये सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल अवेकनिंग का बेस भी बना। बी. थॉमस मनरो। मेन बॉडी। थॉमस मुनरो एक ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर था जिसने मद्रास में रायतवारी सिस्टम लागू किया। वो डायरेक्टली कल्टिवेटर्स से रेवेन्यू लेना चाहता था और जमींदारी सिस्टम का विरोध करता था। उसने गांव के लेवल पर सेल्फ गवर्नेंस को सपोर्ट किया और लोकल इंस्टीट्यूशंस को प्रमोट किया। रेवेन्यू और जुडिशरी रिफॉर्म्स में भी उसका योगदान था। उसके मॉडल ने पूरे ब्रिटिश इंडिया में रूरल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। कंक्लूजन।
मुनरो के रिफॉर्म्स ने ब्रिटिश पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग बेस दिया और इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पर गहरा प्रभाव डाला। सी मीर कासिम एंड द ब्रिटिश। मेन बॉडी। मीर कासिम बेंगल का नवाब था जो ब्रिटिश के साथ ट्रेड और पावर को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में आ गया। उसने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन को मॉडर्न बनाया और कैपिटल को मुंगेर शिफ्ट किया। ब्रिटिश के दस्तक सिस्टम का मिसयूज एक मेजर प्रॉब्लम थी। उसने शुजा-उद-दौला और शाह आलम II के साथ मिलकर बैटल ऑफ बक्सर 1764 लड़ा, लेकिन हार गया। उसकी हार के बाद ब्रिटिश का बेंगल पर कंट्रोल पक्का हो गया। कंक्लूजन। मीर कासिम का विरोध ब्रिटिश एक्सपेंशन के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग अटेम्प्ट था, लेकिन उसकी हार ने ब्रिटिश को और ज्यादा पावर दी। डी थर्ड कार्नाटिक वॉर। मेन बॉडी। थर्ड कार्नाटिक वॉर 1757 to 1763 ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच साउथ इंडिया में हुई, जो 7 ईयर्स वॉर का हिस्सा थी। ब्रिटिश कमांडर एयरकूट ने फ्रेंच जनरल लैली को 1 दिवस 1760 में हरा दिया। इस वॉर के बाद फ्रेंच की पॉलिटिकल पावर इंडिया में खत्म हो गई। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 के बाद फ्रेंच को ट्रेडिंग पोस्ट्स मिल गई, लेकिन मिलिट्री और पॉलिटिकल कंट्रोल चला गया। कंक्लूजन। थर्ड कार्नाटिक वॉर ने ब्रिटिश को साउथ इंडिया में सुपर पावर बना दिया और फ्रेंच कंपटीशन को खत्म कर दिया। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।